साथियों नमस्कार। आज हम लोग पुस्तकालय के संदर्भ में, जिसे हम लोग यूजीसी नेट में एक विषय है पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान, उसके संदर्भ में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। और आज हम लोग देखने वाले हैं राष्ट्रीय पुस्तकालय, नेशनल लाइब्रेरी। हम लोग आज देखेंगे नेशनल लाइब्रेरी। नेशनल लाइब्रेरी जिसे हम लोग राष्ट्रीय पुस्तकालय हिंदी में बोलते हैं। आप लोगों को पीपीटी से पढ़ाते पढ़ाते मुझे लगा कि मेरा राइटिंग खराब हो जाएगा, क्लास लेना जरूरी है, तो मैं आ गया व्हाइट बोर्ड पे। तो कभी कभी मैं क्लासेस आपको व्हाइट बोर्ड पे ले लिया करूंगा और ऐसे क्लासेस चलेंगी बीच बीच में। बाकी पीपीटी स्लाइड पे भी क्लासेस चलेंगे, बाकी जो मैसेज दिए जाते हैं वो दिए जाते रहेंगे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय पुस्तकालय के संदर्भ में। राष्ट्रीय पुस्तकालय की जब हम चर्चा करते हैं तो बात आती है एक शब्द, राष्ट्रीय या नेशनल। नेशनल को हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि नेशनल मतलब कि भारत स्तर की बात की जा रही है, संघ स्तर की बात की जा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार के नियंत्रण की बात की जा रही है। तो ये हुआ। दूसरा हुआ कि पुस्तकालय, तो पुस्तकालय एक बात की जा रही है ऐसा जगह जहां पे पुस्तकों का एक कमरा हो, ये घर हो, ये मकान हो, जहां पुस्तकें प्रधान हो और वहां पे व्यक्ति पुस्तकों को अध्ययन के लिए जाता हो। तो ऐसे स्तर के पुस्तकालय को हम लोग राष्ट्रीय पुस्तकालय कहते हैं। तो आपका ये संदर्भ स्पष्ट हो गया होगा। तो अगर हम लोग बात करें तो जिस पुस्तकालय का उद्देश्य राष्ट्र में उपलब्ध ज्ञान का संरक्षण करना होता है तथा संपूर्ण राष्ट्र की सेवा करना होता है, उसे राष्ट्रीय पुस्तकालय कहते हैं। क्या कहेंगे? जिस पुस्तकालय का उद्देश्य राष्ट्र का सेवा करना होता है, राष्ट्र की सेवा, पहला। दूसरा, संपूर्ण ऐसा अगर कोई पुस्तकालय है जिसका उद्देश्य राष्ट्र की सेवा करना होता है तो उसे हम लोग राष्ट्रीय पुस्तकालय कहते हैं। यह पुस्तकालय जो होता है राष्ट्रीय पुस्तकालय क्या होता है? वो राष्ट्र की सेवा में समर्पित होता है और इसके जो पाठक होते हैं वो अपने आवश्यकता अनुसार अध्ययन सामग्रियों को पुस्तकालय से लेते हैं और उसका अध्ययन करते हैं। अगर हम लोग बात करें कि राष्ट्रीय पुस्तकालय है कहां, तो राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में अवस्थित है। कोलकाता कहां है? कोलकाता में अवस्थित है। हम लोग कुछ कुछ ऐसे बिंदुओं को देखते चलेंगे, आप लोगों को समझने में आसानी होगी। भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना 1936 में हुई थी। भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना 1936 में कोलकाता में, उसमें कलकत्ता बोला जाता था, अभी वर्तमान जो है कोलकाता, उस समय का कलकत्ता, जो वर्तमान में भी कोलकाता है। उसमें कलकत्ता में हुई थी। इसका नाम उस समय क्या था? प्रारंभ में इसका नाम था कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी।
कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी। कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी किस समय, जब इसकी स्थापना हुई थी 1936 में, 1936 में कलकत्ता में, उस समय इसका नाम था कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, जिसे बाद में 1902 में, सॉरी, जिसे स्थापना के समय, इससे पहले सन 1902 में इसका नाम था, जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित किया गया था, इसका नाम था इंपीरियल लाइब्रेरी। ये कब, 1902 में, जो इसका नाम बदल करके कलकत्ता लाइब्रेरी हुआ था। इसके बाद इसे नेशनल लाइब्रेरी कहा गया था। आजादी के बाद, आजादी हम लोग को मिली थी 1947 में, तो 1948 में, 1948 में 1948 में इसे नेशनल लाइब्रेरी की संज्ञा दी गई थी। नेशनल लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी की संज्ञा इसे कब दी गई थी, 1948 में, 1948 में इसे नेशनल लाइब्रेरी की संज्ञा दी गई थी। मतलब इसका नामकरण किया गया कि कोलकाता लाइब्रेरी ही, जो शुरुआत में इंपीरियल लाइब्रेरी था, वो बाद में 1936 में कोलकाता लाइब्रेरी हुआ। कोलकाता लाइब्रेरी को ही 1948 में, क्योंकि भारत आजाद हो चुका था, तो आजादी के बाद इसे राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित किया गया था। और उस समय के शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद, उसमें के शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद जो थे, इन्होंने इसे नेशनल लाइब्रेरी की घोषणा, इसे नेशनल लाइब्रेरी की घोषणा उन्होंने की थी। और उन्होंने कहा था, कौन, उस समय के शिक्षा मंत्री कौन थे, अबुल कलाम आजाद। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इसे आम जनता के लिए खोल दिया था, भारतीयों के लिए। सभी भारतीयों के लिए खोल दिया इन्होंने, कि सभी भारतीय आकर के पढ़ सकते हैं। किसने, अब्दुल कलाम आजाद ने। कब, 1953 में, 1953 में इन्होंने इसकी घोषणा की थी कि ये जो पब्लिक लाइब्रेरी है, ये सबके लिए खुला है। अब हम लोग थोड़ा सा नेशनल लाइब्रेरी को बेहतर ढंग से समझते हैं, क्योंकि जब तक आप इस प्रकरण को ठीक से नहीं समझेंगे, आपको दिखते होंगे। नेशनल लाइब्रेरी की स्थापना क्यों की गई, या नेशनल लाइब्रेरी का नामकरण क्यों किया गया, इसका नेशनल लाइब्रेरी से क्या मतलब होता है। नेशनल लाइब्रेरी से तात्पर्य, नेशनल लाइब्रेरी से तात्पर्य है ऐसी लाइब्रेरी या ऐसी पुस्तकालय जहां देश के धरोहर संपदा, जहां देश के बौद्धिक संपदा को विकसित करने के लिए विकसित करने हेतु क्या किया जाएगा, पुस्तकों, ग्रंथों
पत्रिकाओं का संग्रह किया जाएगा, जहां पाठक, जो पढ़ने वाले हैं, जहां पाठक के बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी। क्या होगा? पाठक जब पढ़ने जाएंगे तो बहुत सारे किताबें हैं, उसको देखेंगे समझेंगे तो उनकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी। और इस संदर्भ में कहा जाता है कि पुस्तकालय विज्ञान के जनक कौन है? डॉक्टर एस आर रंगनाथन। अगर लगता है कि मैं थोड़ा जल्दी मिटा लेता हूं, मैं नेचुरल क्लास भी लेता हूं, जिसे आप कॉलेज के क्लासेस बोलते हैं, तो मेरी स्पीड थोड़ी ऐसे ही है, और ऑनलाइन है, मुझे लगता है कि ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूं। तो आप लोगों को अगर लगे मैं बता दूं तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे समझाने के दौरान। तो इसके संदर्भ में, इस बात नेशनल लाइब्रेरी के संदर्भ में बात जो रखी गई थी, वो बात रखी थी डॉक्टर एस आर रंगनाथन, जिसे भारतीय पुस्तकालय का जनक माना जाता है। डॉक्टर एस आर रंगनाथन को भारतीय पुस्तकालय का जनक माना जाता है, याद रखेंगे। इसके जनक कौन है? भारतीय पुस्तकालय के जनक एस आर रंगनाथन। इन्होंने ही सुझाव दिया था कि एक राष्ट्रीय लाइब्रेरी की आवश्यकता है, ऐसा होना चाहिए। इन्होंने क्या कहा था, इनको संदर्भ में आप थोड़ा देख लीजिए, पुस्तकालय के संदर्भ में इन्होंने क्या कहा था। राष्ट्रीय पुस्तकालय के संदर्भ में इन्होंने कहा था, एस रंगनाथन ने, इन्होंने कहा था, यह एक ऐसा केंद्रीय स्थल है, यह एक ऐसा केंद्रीय स्थल है जहां विचार रूपी ऊर्जा को जहां विचार रूपी ऊर्जा को एकत्रित कर उसका प्रसारण एवं संरक्षण किया जाता है, उसका प्रसारण एवं संरक्षण किया जाता है। ये कथन किनके हैं? डॉक्टर एस आर रंगनाथन के कथन है। डॉक्टर एस आर रंगनाथन, जो भारतीय पुस्तकालय के जनक माने जाते हैं, उन्होंने इस कथन को बोला है राष्ट्रीय पुस्तकालय के संदर्भ में। उन्होंने क्या कहा है कि यह एक ऐसा केंद्रीय स्थल है, मतलब वो भारतवर्ष का एक सेंट्रल एक प्लेस है, जहां विचार रूपी ऊर्जा को, विचार रूपी ऊर्जा मतलब, क्योंकि जो किताबें हैं या जो आपके संदर्भ ग्रंथ हैं या जो पत्रिकाएं हैं, वो सभी क्या है? किसी न किन्हीं के विचार हैं, और यह ऊर्जा, जो विचार रूपी ऊर्जा है, उसको एकत्रित किया जा सकता है, उसका प्रसारण किया जा सकता है, उसका संरक्षण किया जा सकता है। ये होता है नेशनल लाइब्रेरी। अगर इसी में बात करूं तो ये जो विचार रूपी ऊर्जा है, उसको पाठक, जो पढ़ने वाला है,
वो जा करके वहां पे उस ऊर्जा से ओतप्रोत हो सकता है, उस ऊर्जा से सीख सकता है, उस ऊर्जा से नए ज्ञान का सृजन कर सकता है। तो नेशनल लाइब्रेरी को आप लोगों ने समझा। अब हम लोग थोड़ा सा नेशनल लाइब्रेरी के इतिहास को देखेंगे। नेशनल लाइब्रेरी के इतिहास, हिस्ट्री ऑफ नेशनल लाइब्रेरी, राष्ट्रीय पुस्तकालय का इतिहास। क्योंकि जब तक हम इसे समझ नहीं पाएंगे, इस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को ठीक से नहीं समझ पाएंगे। जब हम लोग देख रहे हैं तो पूरे देखेंगे। राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना कब की गई थी? 1936 में। कहां? कलकत्ता में। उस समय कलकत्ता, आज का कोलकाता। इसका प्रावधान संविधान की धारा 62 के अंतर्गत संघीय सूची में सातवें परिशिष्ट में किया गया है। एनेक्सर, परिशिष्ट में तो एनेक्सर। सॉरी। तो हम लोगों को मिला, क्या जानकारी मिला कि राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना 1936 में यानी कि कोलकाता में जो किया गया था, उसका प्रावधान संविधान की धारा 62 के अंतर्गत संघीय सूची में 7वें परिशिष्ट में किया गया है। जो लोगों को अगर धारा समझना हो, आर्टिकल समझना हो संविधान का, तो मेरा वीडियो जो है यूट्यूब पे है, जो कि अभी तक अनुच्छेद 1 से लेकर के 300 का तक का वीडियो अपलोडेड है। इसके बाद भी क्लासेस आगे होंगी, तो उसको जाकर के आप देख सकते हैं। उसमें आप संविधान की धाराओं को अध्ययन कर सकते हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में है। इस पुस्तकालय की स्थापना का एक लंबा इतिहास है, क्योंकि किसी भी चीज की स्थापना ऐसे ही नहीं हो जाती, उसके बहुत से ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य होते हैं। इसका इतिहास की शुरुआत अगर बात करें तो 1836 में स्थापित पब्लिक लाइब्रेरी से प्रारंभ होता है। सबसे पहले 1836 में पब्लिक लाइब्रेरी के रूप में इसको प्रारंभ किया जाता है। इसको आप लोग बोल सकते हैं जनता लाइब्रेरी, जनता पुस्तकालय या जन पुस्तकालय। जनता या जन पुस्तकालय दोनों में से कुछ ही बोल सकते हैं। कब? 1836 में। और एक कब राष्ट्रीय पुस्तकालय बना था? 1936 में, लगभग 100 साल बाद, पूरे 100 साल बाद। 1836 में यह जन पुस्तकालय के रूप में प्रारंभ होता है। ऐसे ही हम लोग देखते चलेंगे और मैं आपको समझाते चलूंगा। 1844 में इसे मेडकॉफ नामक भवन में स्थापित किया जाता है। 1844 में मेडकॉफ नामक स्थान में स्थापित किया जाता है।
इसके बाद क्या होता है, 1891 में तत्कालीन वायसराय, तत्कालीन मतलब उस समय, तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन उस समय लॉर्ड कर्जन वायसराय थे भारत के। उस समय हुआ करता था कई सचिवालय पुस्तकालय ने कई कई प्रकार के कई सचिवालय पुस्तकालय, जो सचिव होते थे उनके पढ़ने के लिए, उनके स्तर के लोगों को, उनके लोगों को पढ़ने के लिए सचिवालय पुस्तकालय होता था। पुस्तकालय को मर्ज किया उन्होंने, को शामिल कर, सचिवालय पुस्तकालय को शामिल कर इंपीरियल लाइब्रेरी के साथ मिला दिया। बल्कि कह सकते हैं कि इंपीरियल लाइब्रेरी में, पुस्तकालय को इंपीरियल लाइब्रेरी में लाइब्रेरी में शामिल कर लिया। शामिल कर दिया। इस प्रकार से हम लोग का इतिहास है। इसके बाद क्या होता है, इंपीरियल लाइब्रेरी में क्या कर दिया, इसको किसने शामिल किया, उस समय लॉर्ड कर्जन, जो 1891 में जो वायसराय थे भारत के, उन्होंने ऐसा किया। बाद में आगे देखते हैं हम लोग। बाद में क्या होता है, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को उन्नीस सौ 2 में इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट के तहत, इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट, एक इंपीरियल लाइब्रेरी का एक अपना अधिनियम था लाइब्रेरी के विकास के लिए, उसके तहत इंपीरियल लाइब्रेरी के साथ मिला दिया। इंपीरियल लाइब्रेरी के साथ मिला दिया। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद एक साल बाद इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को 1900
सॉरी 3 में 30 जनवरी 1930 को मेडिकोफ हॉल में मेडिकोफ हॉल, जिसको हम भवन पहले बोले थे, मेडिकोफ भवन में या मेडिकोफ हॉल में जनता के उपयोग के लिए खोल दिया। मतलब जनता उपयोग करेगी। अब यह पहले क्या था कि सचिवालय के जो लोग थे वही अध्ययन कर सकते थे। इसके बाद हुआ कि नहीं, इसे जो है इसके जो है इंपीरियल लाइब्रेरी के साथ अगर शामिल किया जाएगा सचिवालय लाइब्रेरी को, तो बेहतर होगा। फिर हुआ कि कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी जो है उसे भी इंपीरियल लाइब्रेरी के साथ शामिल कर दिया जाए और पब्लिक के लिए खोल दिया जाए, तो इसे इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया बोला जाता है। इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया 30 जनवरी 1930 को मेडिकोफ हॉल में या भवन में जनता के उपयोग के लिए इसे खोल दिया जाता है। फिर क्या होता है, ब्रिटिश म्यूजियम के ब्रिटिश म्यूजियम के जॉन मैडफ लेर्न को इस नवीन इंपीरियल लाइब्रेरी का, इस नए इंपीरियल लाइब्रेरी का लाइब्रेरियन, जिसको ग्रंथाध्यक्ष भी बोला जाता है, पुस्तकालयाध्यक्ष भी बोला जाता है। फिर थोड़ा कि कुछ नए लर्नर होंगे उनकी दिक्कत होगी, या पुस्तकालयाध्यक्ष भी बोला जाता है, बनाया गया। और यह जो भी पुस्तकें थी, बहुत सारी पुस्तकें ऐसी होती हैं जो धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं, तो उन पुस्तकों का भी संग्रह किया गया जो पुस्तकें नष्ट ना हो, क्योंकि ज्ञान जो है उसे संजोने की जरूरत है, संरक्षण देने की जरूरत है। तो इसके लिए प्रोफेशनली इसे एक लाइब्रेरी बनाया गया, नेशनल लाइब्रेरी जैसा, और इसमें पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति की गई जो इसको संग्रह करेंगे, ठीक से रख रखाव करेंगे। 1907 में हरिनाथ डे इसके प्रभारी बन गए। 1907 में हरिनाथ डे इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के प्रभारी बनाए गए। ये हम लोगों को मिला। 1911 में जे ए चैपमैन
इस पुस्तकालय का कार्यभार संभाला इंपीरियल लाइब्रेरी का। प्रभार लिया। इसके बाद क्या होता है, और उन्होंने प्रयास किया कि इसका लाइब्रेरी का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो। फिर 1928 में भारत सरकार के पुस्तकालय के पुस्तकालय के पुनर्गठन एवं प्रशासनिक सुधार के लिए सुधार हेतु रे को, नाम उनका था रिये, सॉरी रिये, रिये की अध्यक्षता में एक कमिटी गठित की गई। एक कमिटी गठित की गई। अब इंपीरियल लाइब्रेरी जो है ऐसे नहीं चलेगा, बल्कि एक कमेटी होगी जो उसको चलाएगी। इसकी अनुशंसा, ये जो कमेटी गठन की गई थी, इसकी अनुशंसा इंपीरियल लाइब्रेरी को डिपोजिटरी लाइब्रेरी घोषित किया गया। इंपीरियल लाइब्रेरी को इसी में अनुशंसा की गई कि इंपीरियल लाइब्रेरी डिपोजिटरी होगी। डिपोजिटरी घोषित। डिपोजिटरी क्या होता है? डिपोजिटरी ऐसा जगह जहां किसी चीज को जमा किया जा रहा है। डिपोजिटरी लाइब्रेरी, सॉरी, डिपोजिटरी लाइब्रेरी रहेगा तो ठीक रहेगा, आप समझ में आएगा। डिपोजिटरी लाइब्रेरी घोषित की गई। जहां की जितने भी दुर्लभ किताबें हैं, जो आ रही हैं, उसे एक लाइब्रेरी में एक जगह रखा जाए ताकि लोग उसको अध्ययन कर सकें, उसको उनके अध्ययन का माध्यम बने, पाठक वहां तक पहुंचे। इसलिए डिपोजिटरी लाइब्रेरी मतलब जमा करना जरूरी है। जैसे अभी शोध के बारे में डिपोजिटरी क्या है? शोध कार्य में डिपोजिटरी है शोध गंगा। शोध गंगा में क्या होता है कि हम लोग को जो थीसिस है, जो शोध करते हैं, वो थीसिस डिपोजिटरी में शोध गंगा में अपलोडेड किया जाता है, एक जगह जमा हो गया। ऐसे बहुत सारे अभी तक विश्वविद्यालय हैं जो उसे रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन अधिकतम विश्वविद्यालय उसे रजिस्टर्ड है और उस डिपोजिटरी में अपने विश्वविद्यालय में किए गए शोध को जमा कर रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारे जो वैसे किताबें थे, ऐसे ग्रंथ थे, वैसे पत्रिकाएं थी जो लगता था कि उसको जमा करना जरूरी है, तो सभी इंपीरियल लाइब्रेरी के डिपोजिटरी में, जिसको डिपोजिटरी लाइब्रेरी घोषित किया गया, उसमें जमा किया जाने लगा। इसमें क्या था कि जब कोई पब्लिकेशन करावे, जो किताबें करे, तो एक किताब या एक पत्रिका डिपोजिटरी लाइब्रेरी में जरूर भेजे। आपने अगर किताब लिखा तो एक किताब आपकी डिपोजिटरी लाइब्रेरी की एक कॉपी रहेगी। बाद में खैर ये योजना असफल हो गई क्योंकि उस प्रकार से प्रतियां जमा नहीं की जाने लगी। शुरुआत में रुझान अच्छे थे, लेकिन बाद में न लाइब्रेरी वालों ने ध्यान दिया, न गवर्नमेंट ने, न लेखक ने। धीरे धीरे ये जो प्रक्रिया थी वो असफल हो गई, लेकिन प्रयास अच्छे थे। 1933 में
1933 में एम असदुल्ला लाइब्रेरियन बने। पुस्तकालयाध्यक्ष मैं लिख रहा हूं या ग्रंथाध्यक्ष लिख रहा हूं तो ग्रंथालयाध्यक्ष लिखा हूं तो ही मतलब होता है लाइब्रेरियन। पुस्तकालयाध्यक्ष बने, लाइब्रेरियन बने। 1935 में लाइब्रेरी संबंधी प्रशिक्षण का 6 माह का जो आज के समय में जिसे सर्टिफिकेट कोर्स बोलते हैं, 6 माह का पुस्तकालय प्रशिक्षण का प्रारंभ किया गया। कि 6 माह का पुस्तकालय प्रशिक्षण होगा, इसके बाद आप पुस्तकालय अध्यक्ष बन सकते हैं। यह प्रक्रिया 10 साल यानी कि 1945 तक चला। लगभग 10 वर्षों तक ऐसा किया गया। इसके बाद वीएस केशवन, इसके बाद 1945 में वीएन केशवन, वीएस पुस्तकालयाध्यक्ष बने। पुस्तकालयाध्यक्ष बने कब? 1945 में। 1948 में क्या हुआ? 3 साल बाद भारत सरकार ने एक अधिनियम के तहत इसे राष्ट्रीय पुस्तकालय का नाम दे दिया। भारत सरकार ने एक अधिनियम के तहत राष्ट्रीय पुस्तकालय, क्योंकि भारत आजाद हो चुका था, इसे राष्ट्रीय पुस्तकालय का नाम दिया। और वीएस केशवन जब पुस्तकालयाध्यक्ष बने थे, उसी प्रक्रिया के संदर्भ में ये काम किए गए थे। अब क्या होता है आगे देखते हैं। हम लोग इतिहास तक चलेंगे, देखते हैं कहां तक चल पाते हैं हम लोग, क्योंकि मुझे आप लोगों को पेशेंस की जरूरत है कि आप लोग कितना लंबा वीडियो देख पाते हैं। 1951 में पश्चिम बंगाल के तत्कालीन राज्यपाल श्री राजगोपालचारी, पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी राजगोपालचारी, पश्चिम बंगाल के राजगोपाल श्री राजगोपालचारी के अनुशंसा पर
पश्चिम बंगाल के ही क्यों? कारण है कि आपने इतिहास में पूरा देखा कि टोटल पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल पे ही से ही जुड़ा हुआ है इस लाइब्रेरी का इतिहास। तो जिस राज्य में ये लाइब्रेरी इतनी महान, इतनी बड़ी लाइब्रेरी होगी, सीधी सी बात है वहां के गवर्नर, वहां के यानी कि राज्यपाल, और अगर यूनिवर्सिटी के दृष्टिकोण से देखें तो कुलाधिपति, तो इन्होंने इस पर अनुशंसा किया कि इसे मैडक हॉल के से स्थानांतरित कर बेलवेडियर में लाया गया। इसे मैडफ हॉल यानी कि भवन से मेडकॉफ हॉल्स और इसके भवन से इसे बेलवेडियर में लाया गया। बेलवेडियर, बेलवेडियर में स्थापित किया गया। किनकी अनुशंसा थी? पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्री राजगोपालचारी के। कब? 1951 में, जो अभी तक यही है नेशनल लाइब्रेरी। 1 फरवरी 1953 को 1 फरवरी 1953 को तत्कालीन मंत्री भारत सरकार के, तत्कालीन भारत सरकार के शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद थे। इसकी चर्चा मैंने पहले भी किया है। इसे संपूर्ण राष्ट्र के लिए खोल दिया। कोई भी भारत का नागरिक जाकर वहां अध्ययन कर सकता है, ऐसा किया गया। और लंबा क्लास हो? हमें लगता है कि इतिहास के बाद हमें नए क्लास में जाना चाहिए। हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात, नेशनल राष्ट्रीय पुस्तकालय के स्ट्रक्चर की बात नए क्लास में करेंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में।